सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच और मैं हूं गौहर। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिंध हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने इमरान इस्माइल, अली जैदी और असद उमर को गद्दार करार दे दिया है। जी हां, गद्दारी का ठप्पा लगा दिया गया है। जबकि पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का कहना है कि इमरान इस्माइल, अली जैदी, अब ये नाम गौर से सुनिएगा, अली जैदी और असद उमर से मुतालिक हमारे यहाँ कोई बात नहीं होती। अगर ये गद्दारी ना करते तो बानी पीटीआई या जेल में ना होते, ये वाजे कर दिया गया है। और अगर ऐसी ही सूरत हाल है तो क्या वाकई बानी पीटीआई के साथ इनके अपने पार्टी रहनुमाओं ने गद्दारी की है? और अगर की है तो तहरीक इंसाफ के मौजूदा हालात का जिम्मेदार कौन है और आगे क्या मामलात होने वाले हैं? बानी तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और क्या आने वाले दिनों में पार्टी मजीद धड़े बंदियों का शिकार होगी? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये भी है कि जरदारी साहब की जानिब से इस वक्त मुफाहमत की बातें की जा रही हैं और हमें इस बात से कोई दो राय नहीं है कि आसिफ अली जरदारी मुफाहमत के बादशाह हैं। अब वो मुफाहमत क्या पीटीआई को भाती है या क्या कुछ होने वाला है, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। असद निज़ामी लाहौर स्टूडियो से साथ मौजूद है, साथ एहतशाम उल हक, हम्माद रोहेला और ज़ाहिर शाह शिराजी। एहतशाम साहब, क्या समझते हैं इस वक्त पीटीआई धड़े बंदियों का शिकार है? अपने ही पार्टी जो रहनुमा है वो इस वक्त गद्दारी के इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए गौर, जहाँ तक पीटीआई में इख्तलाफात का ताल्लुक है, ये तो इख्तलाफात आपको याद है सबसे ज़्यादा शुरू हुए थे जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे और बड़े कंट्रोवर्शियल हो गए। फिर उसके बाद उनको भुगतना पड़ा, इलेक्शन कमीशन भी उनके ख़िलाफ़ गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले किए, बल्ला नहीं मिला, मखसूस नशिस्तों का मामला नहीं हल होगा। उसके बाद आप देखने जिसको कहते हैं लेसन लर्न वाली बात कोई नहीं थी, सेंस नहीं कहीं प्रिवेल की कि पार्टी में इख्तलाफात जो हैं वो पार्टी के लिए कितने नुकसानदेह हैं। ख़ास तौर पे इस हवाले से कि पार्टी मुश्किलात का शिकार है, बानी पीटीआई जेल में है, उनकी बेगम वो भी एक किस्म तरह जेल ही है, अगरचे घर में रहने की इजाज़त है उनको। देखिए, एक जो अलीम शेख साहब ने जो बात की है ना, उसको तो मैं समझता हूँ माजी का हिस्सा कह देते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि जी असद उमर, इमरान इस्माइल और जैदी साहब जो है ना वो गद्दार हैं, चलें वो तो पार्टी से बहुत दूर हो गए हैं, वापसी उनकी कब होगी? अब तो सवाल ये है कि जो पार्टी के इस वक्त करता रहता है उनमें इख्तलाफ आता है। हमें देखने शेर अफजल मरवत को देख लें, उसके बाद गंडापुर को देख लें, फिर आ जाएँ आप शहरयार आफरीदी को देख लें, फिर दूसरी तरफ गौर खान हैं वो हैं, फिर उसके बाद आप देख लें और उनके बहुत सारे लोग हैं। तो मेरा सवाल इस वक्त लोग यही कर रहे हैं कि जी मुश्किल में तो लोग जल्दी जल्दी चीज़ें तय करते हैं कि ज़िम्मेदारी फ़िक्स करके कौन लीडर है वो उससे अपना लाइन लेके बात करें। अब सवाल ये कि अगर इस वक्त इल्ज़ाम लगता है कि पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, PMLN हो कि मौरूसी जमातें हैं, तो यहाँ पे मौरूसी जमात तो नहीं है, साहबजादे तो उनके लंदन में हैं। लेकिन सवाल है कि उन्होंने भी गौर ये जिम्मेदारी किसी एक को नहीं दी, उन्होंने एक पॉलिटिकल कमेटी बना दी, उससे पहले कोर कमेटी बनाई हुई थी। देखिए, फ़ैसले जब होते हैं तो अगर मुत्तफ़क़ा तौर पे फ़ैसले ना हो या जिस तरह इल्ज़ामात लगते हैं इनकी पार्टी के अंदर ही लोग बात करते हैं कि जी कुछ वकला जो है ना वो जब मिलने जाते हैं बानी पीटीआई को तो वो अंदर से आधे से ज़्यादा मुख्तरा के साथ मिले होते हैं। हम नहीं कहते, इनके अपने लोग आके कह रहे होते हैं। तो सवाल तो ये है कि जी इसका फ़ायदा क्या होगा? अब ज़्यादा जो फौरी वजह इख्तलाफात की बन रही है ना वो तो ये है कि हलीम शेख के बयान से पहले कि वो असद कैसर साहब ने जो रब्ता किया था JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान के साथ, क्योंकि पार्टी के अंदर बातें हो रही हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि अगर मौलाना फजल रहमान इनकी पार्टी में इस ग्रैंड अलायंस में शामिल नहीं होते तो उनके पास लोग नहीं सड़कों पे लाने के लिए। जमात इस्लामी इफ्सन भट्ट के साथ बातें कर रही है, तो PTI देख लें, आपने देखा 2 रैलीज निकाली इन्होंने, KP में कोई बात नहीं बनी, फिर आपने देखा पिशीन का जलसा हुआ, वहाँ कोई उनकी बात नहीं बनी। तो लोग सवाल इनसे कर रहे हैं कि भाई एक तो पार्टी के अंदर धड़ेबंदी है, दूसरा आपने जिस अंदाज से ऑलिव ब्रांच ऑफ़र की जरदारी साहब ने जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि मफाहमत की जो ऑफ़र की गई थी ये पहला एक सोचा समझा जिसको कहना चाहिए कि एक सियासी स्टेटमेंट था, एक पॉलिसी बयान दिया गया था उनकी तरफ से कि जी आए बैठ के बात करते हैं
और मामलात को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल गौर वहाँ पे आके रुक जाता है कि जब आप मैंडेट किसी को नहीं देंगे, आप वाजे नहीं कि आपने क्या कहना है। आज कुछ बयान बानी PTI देते हैं, कल कुछ देते हैं, और कभी मफामत की बात करते हैं। अभी मरवत साहब ने जो छक्का मारा था उसको सॉरी करके वापस आए। रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं जी मानते हैं डैमेज डन हुआ, अब जाके सऊदी अरब के सफ़ीर से मिलेंगे, उनको हम जाके बताएंगे, क्लैरिफिकेशन देंगे। तो सवाल तो यह है कि जी पार्टी मुश्किलात में है, लोग आपके अंदर फंसे हुए हैं, बाहर आ नहीं रहे, आपको रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर आप एक ही आवाज़ लगाते रहेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमें जनाब 80 लाख से 1 करोड़ 80 लाख वोट मिले हैं, 80 हमारी सीटें बनती हैं, हमें इक़्तिदार दिया जाए, और कहा जाता है कि बानी PTI तो राजी किसी बात में नहीं सिवाय इस बात के कि मुझे आप इक़्तिदार में लें, बाकी जो मुखालिफिनों को जेल में डाल दें। लेकिन इस तमाम तो सूरत हाल पे शराजी साहब आप समझते हैं जिस तरह से आसिफ अली जरदारी, जिनको यकीनी तौर पर कहा जाता है कि मुफाहमत के बादशाह हैं, लेकिन इस वक्त असद निज़ामी भी हमारे साथ मौजूद है। असद, आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी को जिस तरह कहा जाता है कि मुफाहमत के बादशाह हैं, तो वाकई जिस मुफाहमत की बात वो कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर वक्त की तो ज़रूरत है ही, लेकिन इस वक्त अहम सवाल ये है कि जो PTI की क़यादत है वो इंतशार का शिकार है, और क्या इस मुफाहमत के रास्ते पर वो चलना चाहेंगे मुस्तकबिल? जी बहुत शुक्रिया जरदारी साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि वो सारे मामलात को 1 स्टेप अहेड हमेशा से समझते हैं और हमेशा से ऐसे ही खेलते आए हैं। PTI की हद तक मामलात जो हैं वो अब मज़ीद संजीदा होते जा रहे हैं। एक नारा लगा हुआ था बहुत पहले जी इलेक्शंस के दौरान और इलेक्शंस के बाद कि जी इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो जितनी देर जेल के अंदर रहेंगे वो बढ़ेगी और उससे उनको फ़ायदा होगा, पार्टी को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये जुमला जो है मुकम्मल नहीं है। ये मुकम्मल इसलिए ऐसे होगा कि अगर वो जेल में रहें और बाहर पार्टी जो है वो अगर संभली भी रहे तो फिर फ़ायदा है उसका। अब शेर अब्दुल मरवत साहब का एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जो बयान उन्होंने दिया ये सऊदी अरबिया के हवाले से, अब वो देखिए उनको कितना उल्टा पड़ गया कि उनको तरदीद करनी पड़ी पार्टी की तरफ से और बानी PTI को भी तरदीद करनी पड़ी। उसके अलावा ये सारा कुछ सिर्फ इस चीज़ की अक्कासी करता है कि अगर आपके जो 1 मैन शो वाली जो पॉलिसी है जितनी देर आप चलाने की कोशिश करेंगे और चलाते रहेंगे तो इवेंचुअली जो है वो चीज़ थोड़ी सी गिव इन करेगी, अगर वो 1 मैन जो है वो आपसे एक्सेसिबल ही नहीं है। ये हम माजी में भी इसी शो पर कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन गैप जो है वो बढ़ जाता है और चीज़ें ख़राब होती हैं। उसके अलावा ये खबर भी आई कि जी कोई PTI जो है वो आर्मी के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज करना की कोशिश करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, और ये भी खबर आई, हालांकि उसकी भी उन्होंने फिर तरदीद की जी ऐसी कोई बात नहीं, हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो ये तरदीद का जो मामला है जो बार बार करनी पड़ रही है बानी PTI को खुद, ये कोई ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ नहीं है। उसके अलावा ये याद रखना चाहिए कि ये PTI वही PTI है जो कि मारूसी सियासत के सख्त ख़िलाफ़ थी, और वो तो खैर जब उन्होंने अपने 2018 के अंदर उन्होंने हुकूमत संभाली तो उसके अंदर आप शाह महमूद कुरैशी की हद तक देख लें, आप अभी भी देख लें तो मारूसी सियासत के एलिमेंट्स उसके अंदर हैं। लेकिन आप अगर इस तरह से सोचें कि बाकी पार्टीज़ को इस चीज़ का अब फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अगर आप सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को ले लें तो उनको तो मारूसी सियासत का फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उनकी जो टॉप टियर लीडरशिप है वो घड़ी घड़ी जेल में होते हैं लेकिन उसके बाद पार्टी संभली रहती है। अगर टॉप टियर नहीं है तो सेकंड उनकी लेयर है, उसके बाद नीचे और लोग भी हैं तो वो रहते हैं उधर। अब जो बानी PTI हैं वो ये लग्जरी इन्जॉय नहीं करते किसी भी तरह से, और ये जो है उनको आई थिंक अब ये चीज़ फील हो रही होगी कि ये बहुत बड़ा मसला बन गया उनके लिए। उसके बहुत बड़ा मसला बन गया, यकीनी तौर पर ये वाज़े तौर पर भी ऐसा ही साहब, इस्माइल और असद उमर साहब, तो ये अगेन ये तो आप पार्टी छोड़ बैठे हैं। तो जब जो पार्टी में है नहीं तो उनके खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाना कि वो गद्दार हैं या नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये और इस चीज़ का सबूत भी देते हैं उन्होंने क्या क्या गद्दारी की। सही। लेकिन ज़ाहिर शाह शराजी साहब, आप समझते हैं जिस तरह से आसिफ अली जरदारी की जानिब से मुफाहमत की बात की जा रही है, यकीनी तौर पर मुफाहमत के बादशाह भी हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरह से इस वक्त जो PTI की जो सियासत हो रही है, जिस तरह से PTI की पूरी क़यादत इंतशार का शिकार है, समझते कि वो मुफाहमत का रास्ता जो आसिफ अली जरदारी दिखाना चाह रहे हैं उस पर चलेगी उनकी जमात? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट की हद तक मफाहमत की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल भी हम ये बात कर रहे थे कि आसिफ अली जरदारी कभी भी नहीं चाहेंगे कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो मफाहमत हो, क्योंकि ये उनके फ़ायदे में नहीं है, उनकी पार्टी के फ़ायदे में नहीं है।
सिंध में वो आराम से हुकूमत कर रहे हैं, आइनी ओहदों पे वो बैठ गए और वो बाहर बैठ के अब सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कितना टफ टाइम मिलता है और अपोजिशन किस तरीके से उनको टॉर्चर करती है। मेरे ख्याल में लगारी साहब का, जरदारी साहब का खुद जो है ज़्यादा खुद लेना देना इसके साथ नहीं है। दूसरा, इसमें देखिए कोई राय नहीं है, बार बार डिस्कस करते रहे कि एक बड़ा इख्तिलाफ है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर, सेंट्रल लीडरशिप के अंदर भी और सूबाई लीडरशिप के अंदर भी। जैसे कि अब सिंध के जो लीडर थे वो बयान दे रहे हैं कि शायद वो गद्दार है और ये जो है मुहब्बे वतन है और ये जो है पार्टी के साथ लॉयल है। इस तरह हालात जो है आप देखिए कि असद कैसर साहब, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, उनका अपना क्लाउट है, मरवत साहब का अपना है, गौहर साहब का अपना है, और इनमें से हर शख्स बाहर जब आके बात करता है तो वो ये कहता है कि वो खान साहब के नुमाइंदे और खान साहब जो है उनके जो है असल सेकेंड हैंड कमांड ये लोग हैं। तो ये पार्टी को नुकसान देखिए कैसे नहीं हुआ। आप इलेक्शन के बाद के हालात को देख लें, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इनके गलत डिसीजंस हुए, लेजिस्लेशन के मामले पे हो या अदालतों में जाने के मामले में उनको नुकसान हुआ। फिर आप देखें कि जमात इस्लामी के साथ ये जो पैचअप की बात कर रहे थे, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से ख़वातीन की सीटें इन्होंने लूज़ की, तो ये देखिए इसमें तमाम वो लोग बहुत सारे इस वक्त लीड कर रहे हैं कि जो ज़्यादातर वकील हैं, जो कानून को समझते हैं, लेकिन उनके डिसीजंस की वजह से आज पार्टी टोटली एलिनेट हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए मफाहमत किसके साथ आप करेंगे, क्योंकि जमात इस्लामी के कुछ टॉप लीडर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो ख़वातीन की सीटों की एडजस्टमेंट की बात हो रही थी उसमें भी हर शख्स की अलग अलग डिसीजंस थे। बैरिस्टर साहब एक लीडर से बात कर रहे थे, मरवत साहब दूसरे से कर रहे थे, गौर साहब उनकी तरदीद कर रहे थे, और अभी भी ये सूरत हाल है। दूसरा आते हैं केपी की तरफ, देखें केपी में इनकी हुकूमत है, लेकिन अब इस बात को मानना चाहिए कि वो एक मुकम्मल तौर पे इस वक्त ऑपरेशनल नहीं हो सके। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ भी जहाँ वो हुकूमत कर रहे हैं उनके आपस में रिफ्ट है। एक ग्रुप जो है वो आतिफ खान का ग्रुप है, दूसरा जो है वो असद कैसर साहब का ग्रुप है, शाहराम तरक्की का अपना ग्रुप है, चीफ मिनिस्टर साहब जो है इन लोगों को एक कोहेसिव फोर्स नहीं बना सके। तो ये तमाम मसाइल उनको सेंट्रल की सतह पे तो है, लेकिन जहाँ सूबे में उनकी हुकूमत है ये उनको नुकसान दे रही है। तो मेरे ख्याल में रियलिस्टिकली ये देखना जो उसकी सब आखिरी बात, उसमें सबसे बड़ी वजह गद्दार करार दे रही है। लेकिन हम बात समझते हैं हलीम आदिल शेख जिस तरह से गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हैं और बाकायदा तौर पर नाम ले रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? साथ साथ ये वाकई इस वक्त पार्टी इंतशार का शिकार है, क्योंकि बड़े डिवाइडेड ओपिनियंस इस वक्त हमें मिल रहे हैं कि नहीं जी इंतशार का शिकार नहीं है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कोई पॉलिसी अख्तियार की गई है। तो बाकी इंतशार का शिकार है या ये भी कोई पॉलिसी है पीटीआई की? पॉलिसी इल्ज़ामात की सियासत हो सकती है, जज्बात की सियासत हो सकती है, और ये सियासत कोई अच्छी सियासत नहीं होती। ये आपको कहीं दूररस फ़ायदा नहीं आपको पहुँचाती। इसको ख़त्म होना चाहिए। लोगों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे और गद्दारी के इल्ज़ामात और मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। आप किसी को सर्टिफिकेट देने वाले या किसी ऐसे NOC के लेने वाले कोई नहीं होते। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पीटीआई एक हकीकत है और वो इट्स हेयर टू स्टे। अगर किसी को लगता है कि इस इंतशार के बाद सूरत हाल कोई मुख्तलिफ होगी और सियासी मंजरनामे से ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। दूसरी तरफ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी भी इदारे का, किसी भी तंजीम का अगर आपने सक्सेस रेट चेक करना है या प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि वो किस हद तक सक्सेसफुल हो सकता है, तो उसके इंतज़ामी ढांचे को देखना चाहिए। किसी भी तंजीम की तंजीम साजी को देखना चाहिए कि वहाँ किस हद तक स्ट्रक्चर्ड है वो चीज़। अगर पीटीआई की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि इनके इलेक्शंस हमेशा से ही डिस्प्यूटेड रहे हैं। ये इलेक्शंस तो खास तौर पे, उससे पिछले इलेक्शंस में भी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई थी जिसमें इलेक्शंस को सवाल, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया गया था और इसके ऊपर भी बहुत लेदे हुई थी। तो इलेक्शंस ना होने की वजह से इस पार्टी में एक स्ट्रक्चर नहीं है। लोग कहते हैं कि दूसरी पार्टी में भी इलेक्शन नहीं होते, उसमें स्ट्रक्चर कैसे है? तो जैसे निज़ामी साहब ने बहुत खूबसूरती से कहा कि वहाँ स्ट्रक्चर DNA के बुनियाद पे है, मौरूसियत की बुनियाद पे है। वहाँ लोगों को पता है कि अगर आप एक खास DNA से ताल्लुक़ रखते हैं, एक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप एक हायरार्की के ऊपर है। ये स्ट्रक्चर मेरिट के ऊपर बेस करता है या नहीं, ये एक अलग बहस है और इस पर बहस होनी चाहिए कि ये डेमोक्रेटिक है या नहीं। लेकिन एक स्ट्रक्चर ज़रूर है, उस स्ट्रक्चर का फुकदान हमें यहाँ नज़र आता है। मैं एक मिसाल दूंगा, अली गौहर साहब का जब इलेक्शन हुआ, जब उनको नॉमिनेट किया गया, तो एक बड़ी सियासी शख्सियत उनके साथ खड़ी थी। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर जब कुछ जर्नलिस्ट ने उनको घेर लिया तो उनसे पूछा गया कि बड़ी शख्सियात थी आपकी पार्टी में, आपने अली गौहर साहब को चुना है, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कोई भी दी जा सकती थी, लेकिन उस बड़ी शख्सियत ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि जी हमने सोचा कि किसी बड़ी शख्सियत को ना लाया जाए, कोई छोटे आदमी को लेकर आया जाए। तो ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल एक कमेंट था। ऐसे कमेंट्स नहीं होने चाहिए और उस वक्त ही पता चल जाना चाहिए था कि पार्टी डिसिप्लिन किस तरफ जाने वाला है। एक और बात मैं करते जानूं कि जैसे फवाद चौधरी साहब हैं, आपने अभी इमरान इस्माइल वगैरह का नाम लिया, फवाद चौधरी साहब का भी एक नाम है, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा।
वो पार्टी नजरिए से हमेशा करीब रहे हैं। अगर आपके लिए नजरिया अहम है तो फिर भी आप उस शख्स को ओन नहीं कर रहे। दूसरी तरफ अगर आपके लिए एक शख्स की राय अहम है, बानी की राय अहम है, तो वो राय भी आपके सामने आ चुकी है। बिल्कुल वही बात है अहमद के पार्टी, लेकिन फिर भी पार्टी अभी डिसाइड नहीं कर पा रही, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो। लेकिन नाज़रीन है वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो 6 जजेस के खत का जो मामला है वो क्या रुख इख्तियार करने वाला है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक। और नाज़रीन सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस ने हाई कोर्ट के तमाम जजेस से पीर तक तजवीज़ तलब कर ली है। जी आप पीर तक तजवीज़ को तलब किया गया है, जबकि जजेस की तजवीज़ के बाद फुल कोर्ट बनाने या ना बनाने का फैसला होगा। दूसरी जानिब की अगर बात करें तो अदलिया की आज़ादी बड़ी ज़रूरी है, जो कि जिसको महफूज बनाने के हवाले से गौर के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने फुल कोर्ट इजलास या गालिबन 22 अप्रैल को तलब कर लिया। जबकि 6 जजेस के खत का ये मामला क्या रुख इख्तियार करने वाला है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जबकि हाई कोर्ट अपनी राय कैसे देंगे, क्या जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बुलाया जाएगा या नहीं, क्या कुछ होने वाला है इस वक्त। एहतशाम साहब सोचते हैं ये जो छः जजेस का मामला है ये बहुत ही अहम और गैर मामूली मामला है। अब आगे इस केस को किस तरह से बढ़ता हुआ देख रहे हैं? डेफिनेटली गौर बड़ा अहम मामला है, और जिस अंदाज से ये शिकायत की गई थी, इल्ज़ाम लगाए गए थे, और बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि जी हमें जिस अंदाज से तंग किया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि डायरेक्शन लें, ये करें, वो करें, वो सारी चीज़ें मेरा ख्याल है हर आदमी को पता है उसके बारे में। लेकिन आप देख लें कि इसको कितना तेज़ी के साथ निपटाया जाना चाहिए था। ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद दोबारा अब इसकी हेयरिंग होगी, तो उससे भी पता चलता है कि कितना सीरियसनेस इस पर शो की गई। बहरहाल आपने देखा कि जब ये बात हुई थी तो अतर मिनल्ला साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया था, इस पर कहा था कि जी फुल कोर्ट बनना चाहिए। तो उसके बाद ही आपने देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि नेक्स्ट हेयरिंग में हो सकता है कि फुल कोर्ट हम बना लें, और बड़ी वजूहत भी बताई थी कि जी हमारे पास जजेस की कमी है, कुछ लोग लाहौर में, कुछ लोग कराची रजिस्ट्री में मसरूफ़ हैं, तो उनको कुछ छुट्टियों पे फौरी तौर पे फुल कोर्ट नहीं बन सकता। लेकिन इसके बाद ये कहा गया, आपने देखा डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, पीटीआई की तरफ से फुल कोर्ट की डिमांड आई कि इसको आना चाहिए। अब इस स्टेज पे जब कहा गया कि जी ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, बाकी जो जज 6 के अलावा जज जिन्होंने ख़त लिखा था उनसे उनकी राय मांगी है, इस्लामाबाद इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट और बाकी हाई कोर्ट को भी ये कहा गया कि अपनी अपनी इस हवाले से सजेशन दें। तो बुनियादी तौर पर तो सवाल इस वक्त यही है कि जी जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जिस अंदाज से आपने देखा इंथ्राक्स गई थी वहाँ पे और लोगों को डराने की बात हुई, अब मुबैना तौर पे जो कुछ भी था, अब सारे मसले का तो हल तो यही होना चाहिए कि जी हमारी अदलिया पे लोगों का एतमाद बढ़ना चाहिए, चाहे सियासी जमातें हैं, सोशल आपका क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी है, और लोग हैं इसमें शामिल हैं, मीडिया है। इसके लिए ज़रूरी है कि जी आप बैठ के कोई तरीक़ाकार तय करें, और इसके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फिक्सेशन अपनी देगी, जिम्मेदारी आयद करेगी, या कम अज़ कम इस हद तक जाएगी कि जी ये इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। और आपने देखा शौकत सिद्दीकी साहब जिन्होंने सबसे पहले मसला उठाया था, उनको आपने देखा अल्टीमेटली इतना 1.5 साल 2 साल के रोने के बाद उन बेचारों को जुडिशल काउंसिल ने, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बहाल किया था। उससे पहले यही 6 जजेस जो है ना उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। इन्हीं 6 जजों के बारे में उन्होंने गिला किया था गौर कि मेरे साथ इन्होंने मिलना जुलना बंद कर दिया, मेरा सोशल बाइकाट कर दिया। इवन यहाँ तक उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी की शादी, मैंने उनको ख़त पे अपना क्या कहते हैं भेजा, उन्हें शादी कार्ड भेजा, उन्होंने इसका जवाब देना भी नहीं चाहा। उस वक्त तो सारे डिस्टेंस कर रहे थे कि जी शायद ये एंटी गवर्नमेंट है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, इनकी बात ना सुनी जाए। लेकिन बाद में इन्हीं जजों ने आपने देखा कि सबसे ज़्यादा वज़न उन पर डाला, शौकत सिद्दीकी को जिसको कहना चाहिए मौजू बना के इन्होंने सारी बात की। तो मेरा ख्याल है मैसेज ऑफ वननेस तभी जाएगा कि सारे एक ज़ुबान में होकर बात करें। ये नहीं है कि किसी का कंधा इस्तेमाल करके बात की जाए। हाँ, इख्तलाफात क्या कहते हैं कमी बिल्कुल सारे ज़बान के बहुत ज़रूरी है और इस वक्त वक्त की ज़रूरत भी है। लेकिन ज़ाहिर शहज़ादी साहब, इस वक्त जो हम मामला देख रहे हैं, जो 6 जजेस के ये ख़त का मामला है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला खड़ा हो गया है। आगे किस तरह से बढ़ता देख रहे हैं, साथ अब फुल कोर्ट का बनने का मरहला किस तरह देख रहे हैं, बनेगा नहीं बनेगा? जहाँ तक मेरा ख्याल है लीगली और टेक्निकली तो शायद मैं ना वकील हूँ ना इस हवाले से बात कर सकूँगा कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए,
जो आम एक ले मैन और इस मुल्क का शहरी, मुझे ये समझ नहीं पड़ रही कि अगर वो लोग जो कि लोगों को इंसाफ दिलाते हैं उनको ख़ुद इंसाफ नहीं मिल रहा। और मैं तो ये हैरान हूँ कि अगर इन्होंने दरख्वास्त लिखी है या ख़त लिखा है, ये कंट्रोवर्सी अलग है कि हम ये कहेंगे जी पहले एक बंदे के साथ ज़्यादती होती रही है तो अब जो ज़्यादती हो रही है हम इसलिए जो है इनको जो है वो रेमेडी नहीं देंगे कि वो फ़लाँ बंदे के साथ ये खड़े नहीं तो लिहाजा इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर इस मुल्क के जजेस जो कि लोगों को इंसाफ दे रहे हैं उनको ख़ुद इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके अपने मसले हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि जनाब उनको थ्रेट्स हैं, उनको टार्चर किया जा रहा है, उनको प्रेशराइज़ किया जाए, और जैसे कि इनकी रिक्वेस्ट रही है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्या कबाहत है कि अगर वो ये बात नहीं है, माजरत के साथ जाहिर ये बात नहीं है, ये जजीद के ये 6 जजीद ने जो खत लिखा है 8 महीने से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं जरा बात मुकम्मल कर लूँ। जी जी शहराजी साहब कहिएगा। वो असल में इनका अपना वो इनका मसला है जो भी किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के शहरियों की तरह हर शख्स अगर उसको इंसाफ चाहिए तो वो जाके कहीं से भी ले सकता है। इन्होंने क्या नहीं किया, क्या किया, ये तो अलग बात है, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि क्यों इन्होंने ये खत लिखा। अब यही सोचने वाली बात है। और सू मोटो इसके पे क्यों नहीं हुआ, वो तो मेरे ख्याल में हमाद रोहेला जो है वो लीगल बात बताएंगे कि लेना चाहिए था नहीं लेना चाहिए था। मैं एज आम शहरी 50-50 साल हो गए लोगों के, उनके केसेस जो है ना सुने जाते हैं ना उन पे फैसले होते हैं, लोग मर जाते हैं। आप देखें भुट्टो साहब का जो फैसला है वो कितने साल के बाद आया, अच्छा था या बुरा था, उसको गलती हुई थी नहीं हुई थी, हम 15 साल के बाद। और मैं तो ये समझता हूँ कि रिलीफ क्यों नहीं मिल रही इन जजेस को, रीज़न तो कुछ होगा ना, उसको आप क्यों लटका रहे हैं। कमीशन बना लें, कमेटी बना लें, इसको लिंगर ऑन करते रहे। एक बंदा कह रहे जनाब उसके बच्चे गुमे हुए हैं, उसको थ्रेट है, उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, आप उसको कहते हैं जी सब्र करें हम कमीशन बनाएंगे, और फिर अभी तक आप उसका तरीक़ेकार तय नहीं कर सके। तो मुझे ये बताएं जो 24 करोड़ आवाम है ये किसके पास जाएंगे। फिर आप कहते हैं जनाब इस मुल्क के अंदर पैरेलल जुडिशल सिस्टम बनते हैं, जरिए बनते हैं। अब देखिए आखिरी बात ये कि देखिए इससे पहले अगर हम जी बिल्कुल वही बात है कि जो एक आखिरी बात में गौर करना चाह रहा हूं वो ये कि जब आप फिर रोते धोते हैं ना कि हमारे यहाँ पैरेलल जुडिशल सिस्टम बना है, जिरगे बन रहे हैं, तो क्यों फिर उन जिरगों के पास लोग क्यों नहीं जाएंगे जब आपका जुडिशल निज़ाम अपने लोगों को रिलीफ नहीं दे सका। सही, इस पे हमाद आप समझते हैं एक तो जजेस की जो सिक्योरिटी है वो मामला तो एक तरफ है, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का भी मामला अब खड़ा हो गया है। जी मैंने पहले भी कहा था बड़ा संगीन मामला है, इसमें मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ। बहुत सीरियस इशू था, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए था। कमीशन जब बना तो मैंने कहा था कि कमीशन की जो लीगल पावर्स हैं वो तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन उसकी मजीद प्रैक्टिकलिटीज़ के ऊपर मैंने बात की थी कि क्या ऐसी जगह ऐसे कोनों खुदरों में रिटायर्ड जजेस जा सकेंगे जहाँ पर हाजिर सर्विस नहीं जा सक रहे, जिन कोनों से वो डसे जा रहे हैं, क्या वहाँ पर रिटायर्ड आदमी का हाथ जा सकेगा या नहीं जा सकेगा। फिर मैंने TORs पे बात की थी कि TORs बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस कमीशन के। हमने बाद में देखा जलानी साहब की तरफ से भी यही एतराज़ात सामने आए कि TORs कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बनाए गए, और दूसरा ये कहा गया कि ये जुडिशरी का मामला है, इसको उनको खुद सॉल्व करना चाहिए। अब जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खुद अपने सामने ले आई है, सुन रही है। 4 जज बैठे हैं या 4 से ज़्यादा, या 2 जज कम बैठ जाए या ज़्यादा बैठ जाए, मेरा नहीं ख्याल उससे इस मामले की संजीदगी पे कोई फ़र्क पड़ेगा। ये मामला अब वो ऊंट बन चुका है, जो किसी तरफ भी किसी करवट भी बैठ जाए तो रहेगा ये ऊंट ही, ये उसकी संजीदगी में कमी नहीं आएगी। और दूसरी तरफ अगर अब हम ये सोच रहे हैं कि इसके बाद आगे मामला किस तरफ जाएंगे, तो अगर किसी को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फोर्स बना लेगी, डॉल्फिन फोर्स के बाद एलिगेटर फोर्स बना लेगी, और जजेस साहिबान के ब्रदर इन लॉज को कोई 2 गार्ड मिल जाएंगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा। कोई ऐसा मजीद डिपार्टमेंट खड़ा नहीं हो जाएगा, कोई टेंजिबल ऐसी चीज़ सामने नहीं आएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कानून कोई इजाज़त देता है। सुप्रीम कोर्ट को भी हाई कोर्ट के मामलात में इंटरफेरेंस करने की लीगल पावर्स नहीं है, तो वो मामला तो हमारे सामने, और हमारे जजेस भी ये समझते थे। मैं इस चीज़ से को मानने से इनकार करता हूँ कि हमारे जो 6 के 6 जज साहिबान हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते थे कि उनके पास ऑलरेडी क्या गिवन पावर्स हैं। मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा इसका छोटा सा हल हो सकता है, 4 अल्फाज में हल हो सकता है। जो आप कोई भी सरकारी फाइल उठाएं तो आपको उसके हर दूसरे तीसरे सफ़े पर लिखा नजर आएगा, अगर वही अल्फाज दोहरा दिए जाएँ तो यहाँ पर मामला कंक्लूड हो सकता है। वो अल्फाज हैं, प्रोसीड एज पर लॉ। आपको कानून में ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस पे कंटेम्प्ट की पावर्स दी गई हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिए और आगे चलिए। आप किसी और इदारे की तरफ तहफ़्फ़ुज़ के, किसी और शख्स से, एक जज बेशक उसी इदारे में कैसे तहफ़्फ़ुज़ मांग सकता है, कोई लिटिगेंट के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। दूसरी एक चीज़, कोई टेंजिबल रिजल्ट्स एज सच मुझे आते नज़र नहीं आते, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी था। डिस्कशन हो रहा है आज, मेरे ख्याल से इस
खत ने अपना मकसद पा लिया है। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि ये गैर जरूरी खत था, इसका मकसद था कि एक डिस्कशन होना चाहिए, ये बिल्ली थैले से बाहर आनी चाहिए, लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए। सही बताएं, जो भी आप बात कर रहे हैं कि उनके पास इख्तियारात हैं अपना तौहीन अदालत के, यही बात चीफ जस्टिस साहब ने कही थी कि भी आपके पास इख्तियारात हैं, हमारे पास आने से पहले आपने इख्तियार क्यों नहीं इस्तेमाल किया? बुलाते लेकिन हसन निजामी साहब, आप समझते हैं कोई रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है? ये जो 6 जजेस के खत का मामला अब क्या रुख इख्तियार करने वाला है? जी देखिए, जो बात डिस्कशन जो आपका सवाल शुरू में था कि फुल कोर्ट आया बनेगा नहीं बनेगा, तो मेरा अपना ख्याल है कि अगर तो फुल कोर्ट की वजह से हमाद साहब ने बड़ी करेक्टली पॉइंट आउट किया कि फुल बेंच हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बताएं अगर फुल बेंच इस केस में नहीं रखना तो वो ऑप्शन है क्यों सुप्रीम कोर्ट के पास? मतलब इतना संजीदा केस जो है। बिल्कुल। दूसरा ये तो अब वक्त बताएगा कि मतलब क्या फ़ैसला होता है। दूसरा ये जो मशावरत होने को जा रही है, ये जो बाकी लोगों की जो आप ले रहे हैं रिकमेंडेशंस और सजेशंस जजेस की, वो भी ठीक है। मेरा तो अपना ख्याल है कि इसके अंदर थोड़ी सी मूवमेंट शुक्र है फाइनली 1 महीने बाद हुई है, जिसके अंदर बाकी जजेस भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं इसके अंदर, वो भी इंटरेस्टिंग हुआ देखने के लिए। लेकिन मैं ज़्यादा एक और चीज़ पे जाना चाहता हूँ जो कि थोड़ी अफसोसनाक है कि इस मुल्क के अंदर हमेशा से एक तनकीद की जाती थी जी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, मतलब, और इस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल भी मेरा कोई मिलिट्री के ऊपर इशारा नहीं है। एक सियासी इस्टेब्लिशमेंट होती है, एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो सियासी और मिलिट्री के ऊपर तो हमेशा से तनकीद होती रही है, लेकिन वो सारे जो तनकीद करते हैं वो बाद में कहते हैं जी जुडिशरी एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर हम हमारा ईमान है, हम रखते हैं, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं। इस सारे वाक़ये के से पहले जो चीज़ें हुई हैं और कुछ सालों से चल रही हैं, और ये शायद मैं कहूँगा ये उस चीज़ का सारे का एक क्रक्स है जो ये लेटर है, जिसके अंदर हम ये भी अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि अवाम के अंदर जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत कम होना शुरू हो गया है। तो इस वजह से ये केस जो है इन जजेस का ये बहुत ज़्यादा अहम है जुडिशरी के लिए ख़ुद, कि वो इसके अंदर कोई नतीजा इसका निकालें और ऐसा नतीजा हो जिससे ये जजेस जो हैं, तमाम जजेस जो हैं, वो एक हद तक पैसिफाई हों। और अगर तो ये नहीं होंगे तो यस, हमाद साहब की कॉन्वर्सेशन से मैं एग्री करता हूँ, उस ख़त ने अपना मकसद पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद जो चीज़ है वो भी होनी चाहिए, वरना आई थिंक कि इसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस जो है जितना आवाम का कम है वो जजेस से नहीं उतरना चाहिए। मामला है, इसको हल होना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबुन में कस्टम हुकाम की गाड़ी पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए यह शदीद मजम्मत की गई है, कहा कि दहशतगर्दी और स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हुकूमत के आज़म को बिल्कुल भी मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। जबकि अगर दूसरी जानिब का जिक्र करें तो कराची के इलाके लांडी में गुज़िश्ता रोज़ गैर मुल्की शहरियों की गाड़ी के करीब खुदकुश धमाके से मुताल्लिक़ इब्तदाई तहकीकात सामने आ गई हैं और हलाक होने वाले एक दहशतगर्द की शनाख्त सोहेल के नाम से कर ली गई है, जबकि जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर से बताया जाता है। पुलिस की तहकीकाती टीम ने पंजगोर में छापे मार खुदकुश हमलावर सोहेल के कुछ साथियों को हिरासत में ले लिया है। जी हाँ, एक जानिब माशी हालात की बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो भी खड़े हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या माशी और सियासी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की साजिश हो रही है और ऐसे कौन से अनासर हैं जो कि इन तमाम तर कार्रवाइयों में, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। इस वक्त दानिश शराजी साहब क्या समझते हैं, जिस तरह से ये वाक़यात हो रहे हैं, मुल्क के अमन को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, कौन से ऐसे अनासर हैं जो मुलव्वस है पीछे? ज़मीनी हक़ाइक़ को अगर हम देखें तो ये जो कस्टम वाला वाक़या हुआ है, इसमें कुछ एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि कस्टम हुकाम को दहशतगर्दों की जानिब से थ्रेट थी कि वो जो भत्ताखोरी करते हैं, जो स्मगलिंग के पैसे लेते हैं, उसमें उनके साथ शेयर होना चाहिए। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बॉर्डरिंग के इलाके अफ़गानिस्तान के अंदर, उधर लाइन ऑर्डर का बड़ा सीरियस मसला है और अगर आप इस बात से कोई इनकार करता है तो बिल्कुल गलत होगा कि यहाँ अब भी दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेटेड ऑपरेशन कर रही है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही है, लेकिन इनके स्लीपर सेल्स मौजूद है, इनके सिंपैथाइजर्स मौजूद हैं। हम जो बार बार करते रहे कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर प्रॉपर अमल नहीं हुआ और अर्बन एरियाज़ के अंदर जो सिंपैथाइजर्स से उनके खिलाफ टारगेट नहीं किया गया, बल्कि उनको मुख्तलिफ तरीके से जो है वो रिलीफ दे दी गई। तो अब हमने सोचना होगा कि हमने अगर इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर करना है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों थ्रेट्स को हम काउंटर करेंगे। दूसरा जो अहम नुकता वो ये है कि अब देखिए इसके अंदर कौन लोग
लोग शामिल थे, वो बलोच सेपरेटिस्ट कह लें। अब अफगानिस्तान के अंदर गढ़ है इस वक्त BNA का, BLA का, साथ साथ IMU का, TTP का, अलकायदा का, दाइश का और साथ ETIM का। अब ETIM और IMU वो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मिलजुल कर पाकिस्तान के अंदर हॉस्टाइल फोर्सेस के कहने पे, जिसमें इंडिया है, जिसमें वो अनासर शामिल है जो पाकिस्तान के अंदर तरक्की देखना नहीं चाहते। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि देखिए CPEC, चाइनीज़ और गवादर को जो टारगेट किया जा रहा है उसका रीज़न यही है कि वो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी चाहते हैं। तो अब हमने ये सोचना होगा कलेक्टिव सोच के साथ चलना है। जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा, मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब को कोई कंक्रीट इकदाम लेने चाहिए। वो ये नहीं कहेंगे कि जनाब ये सूबा तो वहाँ कोई और हुकूमत करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ आए तो उनके साथ खुल के बात की गई कि कहाँ कहाँ चैलेंजेस हैं, इसमें फंड्स के चैलेंजेस में, इसमें जो है रिसोर्सेज के चैलेंजेस हैं। आपने पुलिस, कस्टम और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, फौज के बाद, फौज से पहले वो लोग खड़े, उनको टारगेट किया जा रहा है। दूसरा इस वक्त आखिरी जो नुकता है वो ये है कि हमने अफगानिस्तान और इवन आपके जो इत्तेहादी ममालिक है जिनके भागने के बाद अफगानिस्तान के अंदर अरबों डॉलर्स का असला दहशतगर्द तंजीमों के हाथ में और जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, तब पाकिस्तान को ये चीज़ें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी और तालिबान गवर्नमेंट के साथ भी उठानी होंगी कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की इकोनॉमिक तरक्की को रोकने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन एहतशाम साहब, ये दराबन का वाकया हो या फिर ये गैर मुल्की जो इस वक्त शहरी थे उनकी गाड़ी पर हमला हो, धमाके का वाकया हो, यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच तो है ही, लेकिन मौजूदा हालात में समझते हैं कि सियासी जमातों में मुफाहमत कितनी ज़रूरी है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है गौर आपका कि देखें, जब दुश्मन आपका फ़ायदा उस वक्त उठाता है कि जब आपके अंदर इख्तलाफात हों, सियासी जमातों के अंदर इख्तलाफात हों, अदारों के अंदर इख्तलाफात हों, मीडिया के अंदर इख्तलाफात हों, तो इसका बेहतरीन फ़ायदा वही उठाते हैं। और फिर ना सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं बल्कि वो, हमने तो यही देखा कि जो सहूलतकारी होती है, जो बंदे ख़रीदे जाते हैं, जो पैसा दिया जाता है वो इसी तरह दिया जाता है। बाहर से लोग आते हैं, उनको दे के तो धमाके कराए जाते हैं। तो ये तो एक बड़ा सीरियस मामला है। इसके साथ साथ एक और सीरियस मामला आप देख लें। आपने कल की खबर देखी होगी कि जिस जैफराबाद से आपने देखा कि वो जो लोग मिल के पुलिस वाले जो है ना 30 से ज़्यादा आइडेंटिफाई हुए हैं जो कच्चे के डाकू हैं, उनको असला तकसीम कर रहे हैं। अब देखें, अब रियासत के अंदर ही अगर इस तरह के लोग मौजूद होंगे और रियासत के अंदर ही लोग बैठ के सहूलतकारी करेंगे, दहशतगर्दी हो या ये जिस तरीके से कच्चे के मामलात हैं, तो कौन इनको संभालेगा? तो मेरा ख्याल है इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी हो गई है कि 2024 साल जो है ना एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी बड़ी तेज़ी के साथ सामने आई है। बेशुमार इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। अभी तक हम देखते हैं हेल्पलेसनेस है। दो चीज़ें बड़ी वाज़े तौर पे आती हैं कि एक तो अदारों का यानी सूबों का और मरकज़ का कोऑर्डिनेशन नहीं है, फिर एजेंसीज़ का कोऑर्डिनेशन नहीं है, फिर रेंजर्स है, FC है और दूसरे अदारे हैं। और सवाल यह है कि जब तक आप जिम्मेदारी आप फिक्स नहीं करेंगे गौर किसी के ऊपर, अब जब बार बार कहा जाता है कि जिस इलाके में दहशतगर्दी होगी वहाँ का SHO जिम्मेदार होगा, उसको तब्दील कर दिया। भाई इस फौज के साथ साथ उन्होंने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। सवाल इस वक्त ये है कि भाई कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी क्यों नहीं है? नेक्टा को आज भी आप देख लें फाल नहीं किया गया, अभी तक उनका सरबराह कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सरबराह मुकर्रर किया गया है। और जब इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर थे 16 माह में, तो 10 करोड़ रुपया मांगा गया था, उन्होंने इनकार कर दिया था। यहाँ से अंदाज़ा करें कि अब इतना दहशतगर्दी एक ऐसा नासूर है, एक इतनी मुश्किल पैदा कर रहा है। अब 10 करोड़ रुपये इतने पैसे आप खर्च करते हैं, 10 करोड़ आपने नहीं दिए, तो ये सवाल ये डेफिनेटली शो करता है कि आपकी सीरियसनेस कितनी है, आपकी ओनरशिप कितनी है कि जी आपने इस मसले को कैसे हल करना है। तो मेरा ख्याल है आप तो देखें जी जिस अंदाज से वाक़यात हो रहे हैं, और इसमें अब कोई शक नहीं है कि दुनिया की 4 बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ना वो कहते हैं कि क्राइम उनकी हो चुकी है। CIA अमेरिका की हो, MI6 बरतानिया की हो, मोसाद इजराइल की हो, इंडिया की हो, ये मिल के पाकिस्तान में सब कुछ कर रहे हैं। इसको रुकवाने की अब ये कह दिया है कि इस तरह की दहशतगर्द का कभी भी हमारा जो हौसला है वो पस्त नहीं होगा। इस तमाम तो सूरत हाल पे आगे भी टेक लेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। लेकिन हम आज समझते हैं कि ये दराबन का वाक़या हो या फिर गैर मुल्की जो शहरी हैं उन पर हमले का वाक़या हो, समझते हैं कि अब जो सियासी जमातों का किरदार है इस तमाम तर अनसर्टेनिटी में जो वो बहुत ज़रूरी हो गया है।
जी, मुझसे सवाल किया? जी अम्बाद जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सियासी जी बिल्कुल सियासी जमातों का किरदार बहुत अहम है, लेकिन सियासी जमातें अपना किरदार पूरा करती दिखाई नहीं दे रही। हमारे मुल्क में अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी लेकर आ रहा है तो उसके बारे में भी सियासी जमातें ऐसी बातें कर देती हैं जिसकी वजह से वो सैबोटाज हो जाता है, उस पे बुरे असरात होते हैं। तो सियासी जमातों को चाहिए कि वो अपने रोल को प्रॉपरली फुलफिल करे, वरना फिर जब वो गैप छोड़ते हैं तो दूसरे लोगों के लिए जगह खाली होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। स्मगलिंग एक बहुत बड़ा इशू है, ये पूरे दुनिया में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट के मुताबिक 2.2 ट्रिलियन की फाइनेंशियल वैल्यू के मुताबिक स्मगलिंग हो रही है और दुनिया ये पैसे लूज कर रही है। ये अनरिपोर्टेड इकोनॉमी में आते हैं, इनके बारे में कोई पूछ कुछ नहीं, कोई टैक्सेस नहीं होते। तो ये मामला पूरी दुनिया में है, हमारे मुल्क में भी है। 2014 के बाद ये मामला 3 टाइम्स फोल्ड हुआ स्मगलिंग का इशू। उस वक्त गालिबन 3.8% पे था और बाद में ये 11 से 12% तक चला गया। तो ये मामला हमारे सामने बढ़ते हुए नजर आए हैं। आप 2020 की एक रिपोर्ट है, हार्वर्ड ने की थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, उसके मुताबिक हमारे मुल्क में 70% से ज़्यादा जो मोबाइल फ़ोन बेचे जा रहे हैं वो तमाम स्मगल्ड फ़ोन हैं। और इस तरीके से 50% से ज़्यादा जो डीजल यूज़ किया जा रहा है वो भी स्मगल्ड है। इंजन ऑयल जो 40% से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है वो भी स्मगल्ड है। टायर्स यूज़ किए जा रहे हैं 40% से ज़्यादा इस मार्केट में जो वो स्मगल्ड हैं। और ऑटो पार्ट्स 16% है, इसके अंदर फिगर्स आई थी कि वो भी स्मगल्ड हैं, हमारे मुल्क में चल रहे। तो हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। फिर ये मसाइल आगे बढ़ जाते हैं जब और जियोपॉलिटिकल इश्यूज आते हैं। फॉल ऑफ काबुल के वक्त जब वहाँ पर डॉलर की बहुत ज़्यादा खपत हो जाती है तो डॉलर हम देखते हैं कि यहाँ से वहाँ जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को एक मामला सामने आता है, मसाइल सामने आते हैं। एक इसके अंदर भी एक रिपोर्ट है जो कहती है कि माहाना 150 मिलियन डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान से स्मगल होकर अफगानिस्तान गए हैं, जिसका सालाना हुजम तकरीबन 2 बिलियन पे बनता है। इस वक्त देखिए जो हमें पैकेजेस मिल रहे हैं वो 6 से 8 बिलियन के मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी रकम है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बहुत सारे और मसाइल हैं। दहशतगर्दी भी इसी से जुड़ा हुआ एक मसला है, ये दोनों एक दूसरे की लाइफ लाइन है। हम देखते हैं कि हमारे FIA हो गया, ये इदारे, सिविल इदारे उस तरीके से काम नहीं कर पाए जब तक इनके ऊपर राइटली या रॉन्गली मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं आई। 2023 में हमने देखा है ये अभी 10 चेक पोस्ट बनाई गई हैं, उससे बिल्कुल जो रिपोर्ट्स मौजूद हैं उनमें बाज़ तौर पर स्मगल हो रही थी वो रोकी गई है। लेकिन इन इदारों को, सिविल इदारों को चाहिए कि वो परफॉर्म करें। सिविल इदारों को परफॉर्म करने की ज़रूरत है। इस वक्त आसिफ निज़ामी साहब समझते हैं कि सिविल इदारों पर एक तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, साथ साथ जो मौजूदा हुकूमत है, जिस तरह से मौजूदा हुकूमत के शुरुआत में ही दहशतगर्दी के वाक़यात होना शुरू हो गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी जग हसाई भी है कि यकीनी तौर पर मौजूदा हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं? जी, मौजूदा हुकूमत के लिए डेफिनेटली जो भी हुकूमतें पाकिस्तान में आई हैं उनके लिए ये टेररिज्म का जो इशू है एक हमेशा से इशू रहा है। ज़ाहिर है इस हुकूमत के लिए भी एक डेफिनेटली इशू है। हाँ जी, इस साल 2024 के अंदर ज़रा हमने इंक्रीज़ देखा है इस चीज़ के अंदर। ये जो आपने 2 वाक़यात जिनका आपने जिक्र किया, डेफिनेटली ये बड़े अफसोसनाक हैं और इसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन भी लेना चाहिए। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा वो इसको करेंगे। लेकिन जो इदारों की हद तक बात है, आप देखें जी जो सिविल इदारे हैं उनके अंदर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कई मौक़ों पे होते हैं, उनकी एक स्क्रूटनी भी की जाती है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले फिंगर पॉइंटिंग भी वहीं की जाती है कि जी इनकी जो थी ये लापरवाही थी इनकी, या इनसे नहीं संभाली गई सिचुएशन, और फिर ऑब्वियसली फिर आर्मी की तरफ इशारा होता है कि जी वो आके इस चीज़ को देखेंगे। जैसे मुझे अभी रिसेंटली ये हफ्ता 2 हफ्ते पहले की बात है कि सिंध के अंदर जी क्राइम रेट बहुत ऊपर चला गया। तो ये पीपल्स पार्टी के एक आई थिंक हैं MNA है शायद, उन्होंने जिक्र किया कि जी हम वो आर्मी को बुलाते हैं कि जी वो आके सिंध के जो ये क्राइम के इशूज़ हैं वो ठीक करें। तो उसके अगले दिन ही जो IG हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिनकी, उन्होंने ये कहा जी कि हम अब टर्की से वेपन्स जो हैं वो इंपोर्ट करके हम देने लगे हैं पुलिस को, हमारी जो सिंध की है, क्योंकि जो दहशतगर्द हैं या जो क्रिमिनल्स हैं उनकी वेपनरी जो हमारी वेपनरी से एडवांस्ड है। तो ये अगर सूरत हाल ऐसी है तो ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है कि आप सिविल इदारों के अंदर देखेंगे अगर तो खामियां हैं, अगर तो मसले मसाइल हैं, उन चीज़ों को ठीक करना चाहिए। पंजाब पुलिस की हद तक भी ये कई दफ़ा इल्ज़ाम होता है कि जी पेट्रोलिंग के जो है इनफ लोग नहीं उनके पास, उनकी तनख्वाहों का भी इशू होता है, थाना कल्चर जो है उसके ऊपर वैसी बहुत बहस होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंटरलिंक्ड हैं। उसके अलावा अगर ब्रॉडर स्केल पर आप देखें तो ज़ाहिर है इंटरनेशनली जो सेंटिमेंट है वो बहुत ख़राब होता है। मैं जैसे पिछले वो जजेस वाली चीज़ में भी परसेप्शन बेस्ड बात कर रहा था कि इस वक्त दुनिया जो है सोशल मीडिया के दौर के अंदर परसेप्शन जो है वो हर चीज़ के ऊपर काउंट करती है, और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो आपकी इंटरनेशनल परसेप्शन को बहुत रूइन करते हैं। और यकीनन जो
इस इंसिडेंट के अंदर जो लोग मुलफ़िज़ हैं उनका एक अल्टीरियर मोटिव जो है वो आप स्मगलिंग वगैरह वाली चीज़ असाइड कर लें। अल्टीरियर मोटिव ये हो सकता है कि मुल्क को नुकसान पहुँचे एक बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, और वो इन हर वाक़े के ऊपर वो सक्सेसफुली होता है। सो एंड अगेन ये अब हम एक IMF के ऊपर भी क्या हमने जाना है आगे, अब वो भी ये चीज़ें देखते होंगे। सो डेफिनेटली इसके ऊपर एक हैंडल जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए। बहुत ज़रूरी जो है वो यकीनी तौर पे नाज़रीन यही है कि जो सिविल इदारों है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत बड़ा ये सिक्योरिटी ब्रीच है, उनको अपना किरदार अदा करना होगा। फिल वक्त के लिए मुझे और मेरे पैनल को दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।